ओके, IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन में हमने पढ़ा था कि देयर इज अ 5 स्टेप मॉडल. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स. कि एग्रीमेंट हो चुका है, कंसेंसस अचीव हो चुके हैं, दोनों पार्टीज विलिंग हैं, फिर भले वर्बल हो, फॉर्मल हो, रिटन हो, लेकिन यह है कि दोनों पार्टीज को अपना अपना जो पार्ट है वो क्लियर है और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. दूसरा क्या था? हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं. ऐसा मुमकिन है कि एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, ऐसा मुमकिन है कि एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं. तीसरा स्टेप ट्रांजैक्शन प्राइस. ट्रांजैक्शन प्राइस में हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ फिक्स्ड प्राइस है या वेरिएबल प्राइस भी है. ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपसे किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे भी कुछ पैसे कलेक्ट करूं. मिसाल वैट, जीएसटी. वो क्या होता है कि मैं आपको जो इनवॉइस करूंगा, जो हम कीमत आपस में तय करेंगे, वो पूरी की पूरी मुझे पेएबल नहीं है. एक्चुअली वो आप मुझे देंगे क्योंकि मैं एक विदहोल्डिंग एजेंट हूं, और वो पैसे आपसे लेके मैं एफबीआर को दे दूंगा या टैक्स अथॉरिटी को दे दूंगा. वो जो किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट होने वाले पैसे होते हैं ना, उसको कभी भी मैं रेवेन्यू शो नहीं करूंगा. ठीक है? नहीं, कमीशन इज डिफरेंट. अगर मैं आपको चीज बेचता हूं लेकिन उसके लिए जो इनवॉइसिंग है, जो क्रेडिट पीरियड देता हूं, वो लेंदी है, साल 2 साल. इसमें IFRS 15 कहता है कि बाय डिफॉल्ट एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट है. यानी मैंने इसमें आपसे चीज के पैसे भी लिए होंगे और 2 सालों का मार्कअप भी लिया होगा. यस. आज हम क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे मैं आपको गुड्स बेचता हूं और उसमें इनवॉइस करता हूं 121,000 पे, पेएबल आफ्टर 2 years. तो IFRS 15 कहेगा कि हाँ भाई, किसी और को जाके पढ़ाना, मुझे पता है कि तुमने इसमें चीज के पैसे भी लिए हैं और 2 सालों का इंटरेस्ट भी लिया है. मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 10%. 2 साल बाद के 1,21,000 रुपए आज के बनते हैं लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 0.826. मैं डेबिट करूंगा रिसीवेबल लाख रुपए से, क्रेडिट करूंगा सेल्स रेवेन्यू लाख रुपए से. हालांकि आप मुझे देंगे कितने? 1,21,000, लेकिन कब देंगे? 2 साल के बाद. जो 21,000 रुपए हैं, ये बेसिकली 2 सालों का फाइनेंसिंग एलिमेंट है. अभी मैं उसको रेवेन्यू नहीं मान सकता. आज मैं रेवेन्यू क्या दिखाऊंगा? लाख रुपए का. रिसीवेबल क्या दिखाऊंगा? लाख रुपए का. फिर हम इस रिसीवेबल को करेंगे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट. पहले साल लाख रुपए का 10% लगेगा, 10,000 रुपए. डेबिट करेंगे रिसीवेबल में, क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम में. अब मुझे रिसीवेबल हो गया 1,10,000 रुपए. 1,10,000 रुपए का 10% बनेगा 11,000. डेबिट करेंगे दूसरा साल रिसीवेबल में, क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम में. ये बन जाएंगे टोटल 1,21,000 रुपए. राइट? ओपनिंग कितना था? पहला दिन था लाख रुपए का. इसको मैंने डेबिट तो किया रिसीवेबल में, लेकिन क्रेडिट कहां किया? रेवेन्यू में. लेकिन बाद के 1 साल बाद इस पे मैंने 10% लगाया, 10,000. ये डेबिट किया रिसीवेबल में और क्रेडिट किया इंटरेस्ट इनकम में. अब मुझे रिसीवेबल कितना है? 1,00,000. अब इस पे 10% लगेगा, 11,000. और मुझे रिसीवेबल कितना हो जाएगा? ये कहां गया? ये गया सेल्स में. ये कहां गया? ये गया इंटरेस्ट इनकम में. ये कहां गया? ये भी गया इंटरेस्ट इनकम में. कमाए मैंने टोटल 1,21,000, लेकिन एक साथ नहीं. लाख, 10,000, 11,000. अब जब आप मुझे पैसे देंगे 1,21,000, तो मैं डेबिट करूंगा कैश, क्रेडिट करूंगा रिसीवेबल. जी. एक नहीं. ये मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूं दिसंबर 2020 में. आपने दिसंबर के आखिरी तारीखों पे मुझे एक आइटम बेचा और उसकी इनवॉइस आपने मुझे की 1,21,000, लेकिन 2 सालों के बाद, 2 सालों का क्रेडिट पीरियड है, और आपने उसमें लिख दिया 0% मार्कअप.
तो मैं कहूंगा कि भाई ये पठानों वाली जुबान हमसे नहीं बोले कि 0% मार्कअप पे ले, क्योंकि इस्लामिक करने के लिए क्या करते हैं, मार्कअप 0 करते हैं, लेकिन कैश की प्राइस अलग और क्रेडिट की प्राइस अलग होती है। तो लिखा तो 0% मार्कअप है, लेकिन इनवॉइस में महंगे पैसे लगाए हैं। एक केस, जाहिर सी बात है 2 सालों का टाइम होता है। IFRS 15 कहता है लिखे ना लिखे, मैं तो अज्यूम करूंगा। तो हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट करके लाख रुपए पे दिखा दिया। आज डेबिट किया रिसीवेबल, क्रेडिट किया सेल्स, ये हो गया। पहला साल खत्म होता है दिसंबर 2021 में, तो मैं इस साल डेबिट करूंगा रिसीवेबल को 10,000 से और क्रेडिट करूंगा इंटरेस्ट इनकम को 10,000 से। रेवेन्यू में नहीं गए, इंटरेस्ट इनकम में गए। अगर कि मेरा काम है मार्कअप चार्ज करना, आई एम सॉर्ट ऑफ अ बैंक, तो आप उसको रेवेन्यू में डाल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट कमाना एक अलग सोर्स है और गुड्स बेचना एक अलग सोर्स है, तो उसको मैं रेवेन्यू में नहीं दिखा सकता, उसको मैं अदर इनकम में दिखा सकता हूं 10,000। और तीसरे साल के आखिर जब दिसंबर 2022 आ गया, जब आपने मुझे पैसे देने हैं, तो मैं डेबिट करूंगा रिसीवेबल, क्रेडिट करूंगा इंटरेस्ट इनकम। जब आप मुझे पैसे दे देंगे, मैं डेबिट कर दूंगा कैश इन बैंक, क्रेडिट कर दूंगा रिसीवेबल। रिसीवेबल हो जाएगा 0। तो मैंने इस पूरी ट्रांजैक्शन के 3 सालों में अलग अलग रेवेन्यूज दिखाए। लाख रुपए का रेवेन्यू 2020 में दिखाया, 10,000 का रेवेन्यू 2021 में दिखाया और 11,000 का रेवेन्यू 2022 में दिखाया। ठीक है, तो मैं रेवेन्यू 1,21,000 का नहीं दिखाऊंगा। खैर, ट्रांजैक्शन प्राइस में अगर थर्ड पार्टी के ब्याफ पे कलेक्ट होने वाले पैसे हैं उसको भी रेवेन्यू नहीं बोल सकते, और अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग एलिमेंट है, टाइम है, तो उसमें भी हम उसको भी रेवेन्यू नहीं मानेंगे, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू पे रेवेन्यू दिखाएंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस के बाद हम चौथे स्टेप पे आए थे, दैट वाज एलोकेशन। यस, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लास्ट क्लास में हल्का सा डिस्कस भी किया था कि कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर इट्स लाइक अ कॉन्ट्रा। मिसाल के तौर पे इसमें एग्जांपल ये आती है कि अगर एक सुपर स्टोर है, अगर एक मार्ट है जिसको मैं अपने गुड्स डिलीवर सेल करता हूँ, तो मैं सप्लायर, वो मेरा कस्टमर, लेकिन उसको मैं कहता हूँ कि यार मेरे गुड्स जो है ना वो डिस्प्ले पे रखो, मुझे जो शेल्फ दो वो एंट्रेंस पे पहला शेल्फ मेरा होना चाहिए, ताकि कस्टमर एंटर होते ही मेरा प्रोडक्ट देखे और बाय करे, और कॉम्पिटिटर्स के आगे प्रोमिनेंस में मुझे रखना कि दिखते ही याद आ जाए और कार्ड में डाल दें। या मैं वहां पे कोई स्टॉल लगवाता हूं, अक्सर आप देखते हैं मार्ट में जाते तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स खड़ी होती हैं या खड़े होते हैं, तो अगर आपको उस सेगमेंट में घूमते हुए देख लिया तो सर आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक वमक तो नहीं है, राइट? या वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप ये वाली हमारी टूथपेस्ट ट्राई करें। अब हम उनको कहते हैं यार बंदे अपने खड़े करोगे तो मार्केटिंग करेंगे और हमारे कस्टमर्स को डिस्टर्ब करेंगे, तो हम इनको अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ हिसाब किताब कर सकते हो तो फिर बात हो सकती है। तो हमने कह दिया तुम अपने हमारे बंदे को खड़ा करो, रजिस्टर लेके खड़ी होगी बंदी, नंबर लेती रहेगी हर किसी से, ठीक है, लेकिन ये वाहिद ट्रांजैक्शन होगी जिसमें नंबर देने वाला खुश नहीं होगा। अब हम उसको अलाउ करते हैं और उसके बदले में एडवर्टाइजमेंट हम सॉर्ट ऑफ करवा रहे हैं और उसके बदले में हम उसको पे करेंगे। बताओ, देखो अगर कि वो एक अलग सर्विस है, हाँ अगर कि वो एक अलग सर्विस है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, तो कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर अगर एक अलग सर्विस है तो आप उसको अलग से एक्सपेंस दिखाओ, लेकिन अगर आप उसको उसी के डिस्काउंट की तरह माइनस करके दोगे पेमेंट तो उसको कॉन्ट्रा कर देंगे। यूं समझ लें कि वही आपका कस्टमर है, वही आपका सप्लायर है, सप्लायर फॉर सर्विसेज। ठीक हो गया? अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने ये भी देखना है कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब मिसाल दे रहे थे कि पहले वारंटी सर्विस के तौर पे ऐसे ही दी जाती थी, ठीक है, एज अ सेफ्टी के तौर पे दी जाती थी कि हमारा प्रोडक्ट अगर 12 महीने के अंदर अंदर खराब हो गया तो फ्री रिप्लेसमेंट या फ्री रिपेयर हो सकता है। अब वो वारंटी बेची जाती है, अब वो वारंटी
बेची जाती है। अगर आप विथ वारंटी खरीदेंगे तो फोन महंगा मिलेगा, विदाउट वारंटी खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा। तो इन दैट केस आप बेसिकली दो डिस्टिंक्ट गुड्स बेच रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम चौथी ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी और जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होंगी उसमें उनको एलोकेट करेंगे। एक हिस्सा दे देंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 को, एक हिस्सा दे देंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 को, एंड अल्टीमेटली एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड हम उसको रेवेन्यू शो करते जाएंगे। मैंने एक हैंडआउट आप लोगों से शेयर किया था, मेरा हैंड रिटन है। IFRS 15 के नाम से है, उसके बिल्कुल बॉटम में आ जाए एक सवाल मैंने बनाया है। Yes, it says Lifts Limited sells an elevator with 3 years maintenance service for $1,600,000, राइट। अब इसमें मैं दो चीजें बेच रहा हूं, एक तो मैंने एलिवेटर बेचा है और उसके साथ मैंने 3 साल की मेंटेनेंस सर्विस बेची है 16 लाख में। जनरली एलिवेटर इज सोल्ड फॉर 1.2 million एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 200,000 पर ईयर। अब हम इनको रखते हैं पहले स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में देखें एलिवेटर की कीमत क्या होती है, 1.2 million, और मेंटेनेंस हम कितने की बेचते हैं, और ये कितने साल की है, 2 लाख पर ईयर के हिसाब से 3 साल के हो गए 6 लाख। यानी अगर कोई शख्स मुझसे सिर्फ एलिवेटर लेने आता तो मैं उसको 12 लाख में बेचता, और सिर्फ 3 साल की मेंटेनेंस लेने आता तो मैं उसको 6 लाख में बेचता। यानी इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस के हिसाब से ये है 18 लाख रुपए की चीज। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हमने ये सौदा कितने में किया है, 16 लाख। तो हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना अमाउंट एलिवेटर का है, गुड्स का है, और कितना अमाउंट सर्विसेज का है। सो हाउ वुड यू डू, इट्स 1.2 डिवाइड बाय 1.8, 12 लाख को डिवाइड किया 18 लाख से, मल्टीप्लाई कर दिया 16 लाख से, ओके 1 million, ये बन रहा। एंड 600,000 डिवाइड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 16 लाख, अब ये मैं रेवेन्यू तब मानूंगा जैसे ही मैं एलिवेटर को डिलीवर करूंगा, और इसको मैं रेवेन्यू मानूंगा ओवर 3 years, राइट। ठीक हो गया। हाँ वो लिखे हुए ना 16 लाख। स्टैंड अलोन में देखो मैंने लिखा है कि अगर कोई मुझसे एलिवेटर खरीदेगा तो 12 लाख का, और मेंटेनेंस अगर लेगा तो 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से होगी, पर ईयर के हिसाब से, और 3 साल की मेंटेनेंस है। यानी अगर कोई मुझसे बंदा आता है बोला लिफ्ट तो हमारे पास लगी हुई, आप सिर्फ मेंटेनेंस दो, तो मैं बोलूँगा 6 लाख रुपए दो। अगर कोई कहता है मेंटेनेंस मैं खुद ही कर लूँगा, किसी और से करवा लूँगा, हमारा खुद का काम है, आप सिर्फ लिफ्ट लगा के दो, तो मैं 12 लाख। लेकिन एक शख्स आता है मैं उसको कहता है लिफ्ट और मेंटेनेंस तीनों दोनों साथ दे रहा हूँ, और पैकेज कितने का बनाया, 16 लाख का। अब हम इसको स्टैंड अलोन प्राइसेस के हिसाब से तोड़ेंगे। इसको कैसे किया जाएगा, 1.2 डिवाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख, और 0.6 डिवाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख। यानी अगर आप परसेंटेजेस रखें, आप 1.2 डिवाइड बाय 1.8 करें, कितना, 66, यानी 66.7%
of the price is for elevator and 33.3% is for the maintenance. तो मैंने 16 लाख का 66% और 33% अलग अलग कर दिया. अब जैसे ही मैं एलिवेटर के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दूंगा, मैं एलिवेटर को इनकम मान लूंगा और सर्विसेज जितने महीने गुजरते जाएंगे उस हिसाब से मैं इनकम मानता हूँ. राइट 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 राइट, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, उसमें रेजिडुअल थ्योरी चलती है. रेजिडुअल थ्योरी का मकसद क्या है कि इनका सवाल यह है कि देखिए एलिवेटर हम कितने का बेचते हैं ये तो तय है, लेकिन मेंटेनेंस सर्विसेज हम डिस्टिंक्ट बेचते ही नहीं है. मिसाल कोई शख्स आता है कि लिफ्ट लगा हुआ है, मेंटेनेंस दो, हम बोले हमारा है, बोला नहीं किसी और का, बोला हम नहीं लगाएंगे. यानी ये सर्विसेज हम एज ए डिस्टिंक्ट बेचते नहीं है, वारंटी हम डिस्टिंक्ट बेचते नहीं है, हम सिर्फ आपको एज अ सेफ्टी ये दे रहे हैं मेंटेनेंस. तो उसमें हम कहते हैं रेजिडुअल. उसमें से लिफ्ट के पैसे काट के जो ऊपर के पैसे हैं ना वो बच जाएंगे सर्विस के. मिसाल के तौर पे अगर ये कहता कि मेंटेनेंस के कोई पैसे नहीं होते, मतलब हम कोई कीमत नहीं चार्ज करते, ठीक है, यस, तो हम क्या करते हैं 12 लाख लिफ्ट के बोलते, 4 लाख मेंटेनेंस के बोल देते हैं. कभी कभी वो आपको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोल सकता है कि मेंटेनेंस करने में हमारा खुद का खर्चा 1.5 लाख रुपए है. मेंटेनेंस कॉस्ट पे हमारा खुद का खर्चा 1.5 लाख रुपए है और हम 33.33% मार्कअप चार्ज करते हैं. तो 1.5 लाख का 33.33% निकालेंगे, या लेट्स से 25% जो भी वो बोलता है. लेट्स से वो कहता है 33.33% है, तो 1.5 लाख का 33.33% निकाला, मिसाल आ गया 50,000, तो 50,000 उसमें ऐड करके उसकी प्राइस तय कर लेंगे. नहीं तो रेजिडुअल थ्योरी. रेजिडुअल मतलब जिसकी कीमत पता हो वो रेवेन्यू मान लो, जो नहीं पता उसको मेंटेनेंस में मान लो. अच्छा, IFRS 15 ये बात कर रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुके हैं या नहीं. मिसाल उसमें पहला उसने लिखा है द एंटिटी हैज द प्रेजेंट राइट टू पेमेंट. अगर अब मेरे पास अख्तियार है कि मैं आपसे पैसे मांग सकता हूं, मैं आपसे पैसे ले सकता हूं, अब आप मुकर नहीं सकते, इसका मकसद मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुका हूं. दूसरा, अगर कस्टमर के पास मैं ऑनरशिप ट्रांसफर कर चुका हूं, एसेट की ऑनरशिप मैं कस्टमर को दे चुका हूं, तो इसका भी मकसद मैं ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुका हूं. अगर हम एसेट की फिजिकल पोजीशन उसको दे चुके हैं, अब एसेट के साथ जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार कस्टमर होगा. मैं तो आपको दे चुका हूं. सही है कि भाई बैंक अगर टेलर आपको पैसे दे दे, आप बाहर निकलो छिल जाएं, तो आपका, मैंने आपको बैटरी दी, आप लेके गाड़ी में रखे थे, गिर गई आपसे, वहीं फट गई बैटरी, नुकसान किसका? आपका. जिस तरह हमारे अक्सर वो बच्चे ना दही और दूध लेके आ रहे होते हैं, तो वो थैली हाथ में होती है, दूध नीचे गिर जाता है, तो अब क्या हो, तो गया नुकसान. मैंने तो आपको दे दिया ना. अगर मेरे हाथ से गिर जाता था तो मैं कहता, अगर मेरे पास डैमेज हो जाता तो मैं कहता, लेकिन आपको मैं दे चुका हूं, मतलब मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड खत्म हो गया. अगर एसेट का सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हम कस्टमर को दे चुके हैं अब, तो भी गया. या फिर कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द एसेट, राइट. अगर हम कहते हैं भाई चेक करके ले लो सही से, जो कस्टमर ने अच्छे से चेक किया, इंस्पेक्शन करवाई, जो भी उसको करना था, डेंटर पेंटर को दिखाया, ले गया,
अब 2 दिन बाद कहता है नहीं यार गाड़ी में मसला है। एक होता है कंडीशनल सौदा कि अभी हम कंडीशन रख रहे हैं कि आप गाड़ी चेक करवाएंगे, अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट ना हुआ तो आप मुझे पैसे देंगे, नहीं तो आप गाड़ी वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर चुके हैं एसेट को, आपने कहा मैंने चेक करवा लिया, ओके बस पैसे बोलो, तो सौदा हो चुका है, राइट। अच्छा, अब IFRS 15 कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात करता है जो कि फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं FR के फाइनल अकाउंट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे इसमें एक होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। इस लफ्ज को सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें हम पहले बात कर चुके हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मकसद क्या है कि मैं आपको एसेट बेचा और आपके साथ मुआहदा किया कि मैं आपसे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वापस बाय करूंगा। तो दिस इज सेल एंड रीपर्चेज। तो मैं इसको क्या सेल मानूं या नहीं मानूं? राइट। अगर फिक्स प्राइस पे सौदा हुआ है, मिसाल के मैंने आज आपको चीज दी और आप मुझे 2 साल के बाद इस कीमत पे वापस देंगे, तो ये सिक्योर्ड लोन है। लेकिन अगर मैंने कहा कि आज आप खरीद लें, जब जो मार्केट वैल्यू होगी तो देखेंगे, मैं उस वैल्यू पे आपसे बाय करूंगा। हाँ, राइट 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 राइट। वहां नॉन करंट एसेट के केस में कह रहे थे इसको आप बायबैक एग्रीमेंट कहते हैं, बायबैक या रीपर्चेज एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें कुछ बातें मिसाल कहता है कि अगर किसी भी चीज को फेयर वैल्यू से सस्ते में बेचा गया है, इसका माइक देखना, बिलिंग कर रहा है साथ में ना। अगर किसी भी चीज को मार्केट वैल्यू से सस्ते में बेचा गया है तो सीधा सीधा समझ लेना कि ये सेल एंड रीपर्चेज लोन है। बैंक कभी भी आपको 100% वैल्यू नहीं देती है, वो आपको 70 या 75% वैल्यू नॉर्मली देती है। तो बेचने वाला बेवकूफ तो नहीं है कि मार्केट वैल्यू से सस्ते में बेचेगा। तो ये अंडरस्टूड है कि बेचा नहीं है, गिरवी रखवाया है। अगर रीपर्चेज करने का ऑप्शन भी एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू से सस्ता है कि उस वक्त जो मार्केट वैल्यू होगी मैं उसे सस्ती कीमत पे खरीद रहा हूं, अब यहां पे वापस बेचने वाला बेवकूफ तो नहीं है। अगेन, जिस तरह अभी कुछ टाइम पहले हम क्राइसिस के हवाले से बात करते हैं, मिफ्ता इस्माइल का कोई इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम PSO के OGDCL के शेयर्स बेच रहे हैं। तो वो सामने कह रहा था कि आप कैसे बेचेंगे, मतलब आप प्राइवेटाइज ही करवा देंगे ना। जैसे बोला नहीं, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ शेयर्स बेच रहे हैं। तो कहा कि आप जब वो कंपनी प्रॉफिट करेंगी, उनका जो डिविडेंड होगा वो तो फिर उन्हीं के पास चला जाएगा। तो कवर करने के लिए बोलने लगे कि नहीं, इनको हम बायबैक करेंगे। तो सामने लगा बायबैक मतलब महंगे रेट पे आप करेंगे ना, बायबैक आप महंगे रेट पे करेंगे। तो कहने नहीं, इतना महंगा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा मार्कअप रखेंगे। सो बेसिकली अगर वो ट्रांजैक्शन को क्लियर करते कि हम गिरवी कर रहे हैं शेयर्स और आज हम एक कीमत पे बेच रहे हैं, 2 साल बाद या 3 साल बाद एक फिक्स्ड वैल्यू पे हम बायबैक करेंगे, तो ये बेसिकली सेल ऑफ शेयर्स ना होता बल्कि सिक्योर्ड लोन होता। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम मार्केट वैल्यू पे बायबैक करेंगे 3 साल के बाद, तो सेल हो गई। अच्छा, अगर उस एसेट को हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो बायर ने खरीदा क्यों है? अगर आप ही को दिया था तो खरीदा क्यों है? तो दर हकीकत अगेन वो लोन देना चाह रहा था, उसके डॉक्यूमेंट सिक्योर करके। अगर सवाल में लिख दे कि हमने किसी फाइनेंसिंग कंपनी या बैंक को बेचा है, तो भी इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सेल नहीं बल्कि सिक्योर्ड लोन है। खैर, अब इस पे गिरवी रखते ही नहीं, शेयर्स होते ही नहीं है। ये तो अजीब ही बात कर रहे थे
पहली बात तो ये टर्म है, अब आप और मैं जिस बात पे एग्री करें इसके कोई यूनिवर्सल टर्म्स तो है नहीं, और ये तो बस अब कहानी घुमा रहे थे जब वो सामने वाली एंकर ने फंसाया और ऐसे सवाल किए, तो जाहिर सी बात है वो सामने वाले का रिस्पेक्ट दे रही थी कि कोई क्यों आपसे आपके साथ ये सौदा करेगा। अगर आप उसको छोटा सा प्रॉफिट दे के और शेयर्स बायबैक कर लेंगे, पहली बात तो क्या होपफुल है 3 साल में आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आप शेयर्स बायबैक कर लेंगे। दूसरी बात, खरीदने वाला आपसे ये सौदा करेगा क्यों? क्योंकि नुकसान की एक होता है प्योर रिस्क और एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर मतलब नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता, और स्पेक्युलेटिव मतलब दोनों तरफ हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो ये तो सामने वाले के लिए प्योर रिस्क है ना। अगर शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो वो मर जाएगा, आप बायबैक ही नहीं करो फिर, और अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए तो आप फिक्स वैल्यू पे बायबैक कर लो, वो बोले अच्छा सही है। तो ऐसा कोई अरेंजमेंट होता नहीं है। खैर, इसके हवाले से आपको पता है कि अगर हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया है, एसेट दे दिया है, तो ये सेल है। लेकिन अगर ये टर्म्स हैं या इनमें से कोई भी एक टर्म है तो इसका मकसद क्या है? आपने एसेट बेचा नहीं है बल्कि सिक्योर्ड लोन करवाया, तो आप क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, डेबिट कैश करेंगे लेकिन क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, क्रेडिट सिक्योर्ड लोन करेंगे। और जो डिफरेंस होगा वो मार्कअप होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, इफेक्टिव इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। एक अरेंजमेंट होता है क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ग्रामर पढ़ो। बिल एंड होल्ड मतलब करेक्ट, चीज बिक चुकी है, बिल बन चुका है, इनवॉइस हो चुका है, पैसों की बात छोड़ दो, हाँ, लेकिन सामान मेरे पास ही पड़ा हुआ है, बिल कर दिया है लेकिन एसेट अभी आपने डिलीवर नहीं ली, नहीं उठाया नहीं एसेट, इसको हम क्या कहते हैं? बिल एंड होल्ड। मिसाल हमारे यहाँ फ्लोर मिल में या कॉटन फैक्ट्री में इट इज़ वेरी कॉमन, फ़ोन पे सौदे होते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई कॉटन है आ रही है तो क्या रेट लगाओगे? उसने कहा ये रेट। मैंने कहा चलो मेरे 100 मन 200 मन 300 मन काट दो। काट दो का मकसद वो क्या करेगा? रिकॉर्ड कर लेगा कि मैंने खरीद लिया, आपने बेच दिया, और उसके लिए एक टाइम होता है, हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपने मुझे वो माल डिलीवर करना होता है। कभी कभी टेक्सटाइल मिल है, वो कॉटन फैक्ट्री को फ़ोन करेगी कि भाई क्या रेट चल रहा है, वो रेट बताएगा, उसको बोलेगा कि मेरे इतने बेल्स पक्के कर दो, डन हो गया, सौदा हो गया, बिल हो गई है चीज़, लेकिन अभी भी पोजीशन ऑफ एसेट इज विद द सेलर। तो क्या इसको हम सेल मानेंगे या नहीं मानेंगे? उसके लिए कुछ टर्म्स हैं। जब तक वो चीज़ आपके पास रखी हुई है, रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका होगा? सोचो, मैं आपसे चीज ले गया, फ्रिज पसंद कर ली, एसी पसंद कर ली, सारी सामान पसंद कर लिए, मैंने कहा भाई डन हो गया, बिल करो, पैसे ले लो, लेकिन अपने पास रखो, जैसे ही शादी की तारीख आएगी ना मैं ले जाऊंगा। अब सवाल उठता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास होंगे? आप बोल रहे हो सर भाई ले जाओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इस्तेमाल नहीं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर रहा। आप बेच सकते हो उसको, कीमतें बढ़ गई, अब अगर मैं कहता हूं हाँ भाई रेट आपने कहा सर डबल हो गया, मैंने कहा बेच दो, पैसे मुझे दो, लेकिन पॉइंट इसके पड़ा हुआ भले आपके पास है लेकिन है आपका नहीं, आप बेच नहीं सकते, आप यूज नहीं कर सकते, और इनफैक्ट आप मुझे बोले भाई रखवा के जा रहे हो लेकिन कल को कुछ हो गया ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, आप थोड़ी कर रहे हो कि रखवा के जाओ ना, जल्दी है क्या लेके जा रहे हो? आप तो बोल रहे हो निकालो सामान यहां से, नहीं आप तो कहोगे ये हटाओ तो मैं दूसरा सामान रखूं, मेरे पास गोडाउन में इतनी जगह थोड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई रख ले, अब अपने घर लेके जाऊंगा फिर लड़कियां को भेजना पड़ेगा, सीधा वही भेज देंगे, उन्हीं को बोलेंगे किराया उनके गले में आ जाएगा, उनको बोलेंगे तुम ही ले जाओ यहां से। बट इश्यू इसके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ी कह रहे हो कि रख के जाओ, बिल एंड होल्ड। अच्छा, इसमें अगर ये रखने की रिक्वेस्ट किसने की है? कस्टमर ने की है,
प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड, इट बिलोंग्स टू कस्टमर। कोई आता है कि भाई ये पड़ा तो है, ये किसी और का है, सही है। हम जाते ना यार फर्नीचर बनवाना है, तो ले ये एलईडी में देखो, एलईडी में देखा ये पड़ा तो है, तो ले किसी और का है। ये आइडेंटिफाइड है कि ये किसी और का है, ये बिक चुका है या रखा हुआ है, लेकिन वो ले जाएगा, पार्टी का है। ये गाड़ी किसी और की है, खड़ी है यहाँ पे, लेकिन इसका सौदा हो चुका है, इसको छोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये निकाल दूं फिर कोई दूसरा तुम्हें दे दूंगा। कल को प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गई तो गले में आ जाएगी, मैं बोलूँगा इसको मस्त, इसके साथ हरकत नहीं करो, ये है ही नहीं, अगर चाहिए तो दूसरा मेरे गोडाउन में पड़ा है, मैं वहाँ से निकाल के दूंगा, ये वाला नहीं दे सकता। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कस्टमर का है, शनाख्त के साथ। हो सकती है, यस यस यस, होती है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये होगी कि एसेट भाई रेडी है, आप ले जाओ, लेकिन आप कहीं मसरूफ हो, कहीं आपको टाइम चाहिए, आपके पास रखने की जगह नहीं है, आपका घर बन रहा है, एंड यू आर लाइक कि भाई कुछ दिन रख लो, मैं ले जाऊंगा। या आप यहीं से सौदा करोगे, आपने मुझसे बाय कर लिया है, लेकिन आप यहीं से सौदा करोगे। तो होता क्या है कि मैं एक कॉटन फैक्ट्री से बात करता हूँ, मैं लेट्स से एक कमीशन एजेंट हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने उसको फ़ोन करके कॉटन बाय कर ली उससे, और मुझे तो चाहिए नहीं, मैं टेक्सटाइल तो हूँ नहीं, लेकिन कल को टेक्सटाइल मिल जब मुझे फ़ोन करेगी और मेरा उससे डील बन जाएगी, मैं बोलूँगा वहाँ से उठा लो सामान, सही है, ये सामान वहाँ से उठा लो, ये बिल एंड होल्ड में है। हालांकि देखो एसेट रेडी है, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे दिए और मेरे कहने पे गाड़ी अभी बन रही है, मैंने बुकिंग करवाई है और मेरे बुकिंग के बाद आप गाड़ी बनाओगे, 6 महीने के बाद आप मुझे दोगे तो अलग बात है, गाड़ी तैयार है, आप ले जाओ, लेकिन यू आर टेकिंग टाइम, राइट। तो एसेट इज रेडी। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिफाइड होती है वो, ऐसा थोड़ी किसी की गंदम उठा के किसी को दे, नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो सौदा नहीं हुआ, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि गंदम की क्वालिटी होती है, सारी गंदम एक जैसी नहीं होती, किसी की किसी बीज की गंदम कैसी होती है फर्क होता है। तो वो क्या करता है, एक सैंपल उठा के थैली में बांध के अपने पास रखता है, कल को वो शो करता है कि भाई ये वाली गंदम थी मेरी, और उसमें लॉट नंबर लगता है। जब आप किसी मिल में जाओगे ना तो उसमें लॉट नंबर होता है, उसमें एक लगा देते हैं कि ये लॉट नंबर फलां का है, ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर आप सौदा कर सकते हो, देखो अगर आप सौदा कर सकते हो तो बेसिकली आपने सेल नहीं किया है। सेल करने का मकसद कि चीज पड़ी हुई फिजिकली भले मेरे पास है, लेकिन है मेरी नहीं, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। सो दिस यू कैन नॉट सेल टू समवन एल्स दिस, ये आइडेंटिफाइड है किसी और का है, ये मैं बेच ही नहीं सकता। ठीक हो गया। समझ में आ गई ये चीजें। अगर इनमें से कोई ऐसी चीज है कि अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि डीलर के पास रखवा देते हैं हम ना चीज, कंपनी क्या करती है, डीलर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपसे चीज बाय कर लेता है तो अलग बात है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अगर चीज होल्ड करके बैठा हुआ है कंपनी की, कंपनी को पैसे तब देने का मजाज होगा जब चीज बिकेगी। मिसाल आप कुछ सदर साइड पे जाएंगे तो वहां पे वो फाइबर की टैंक्स बिकती हैं, तो आप देखो वहां पे फाइबर की टैंक्स की वैरायटी पड़ी होगी, लेकिन कोई भी टैंक, अक्सर टैंक्स दुकानदार की खरीदी हुई नहीं होती। इसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। इसका एक और तरीका देखो, चीज दे चुका हूं लेकिन बेची नहीं है, जिस तरह यहां पे है बेच चुका हूं दी नहीं है। कंसाइनमेंट में क्या होता है, चीज दे चुका हूं लेकिन बेची नहीं है। तो मिसाल आपके पास कोई बड़ा स्पेस है, आपका शोरूम है, या आप एक गाला कर रहे हैं गाड़ियों का, और मैं आपके स्पेस पे अपनी गाड़ियां खड़ी करवा देता हूं, आपके दुकान पे अपनी टैंक्स खड़ी रखवा दी मैंने,
तो कस्टमर आके पसंद करता है, आप करते हो मुझे फ़ोन कि भाई आपने जो कीमत बताई दी है, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि मुझे एक साथ 40 टैंक्स चाहिए, फिर तो मैं उसको नहीं बोलूँगा तुम बात करो, तुम दुकान के मालिक हो। दुकान का मालिक तो वो है, लेकिन टैंक्स का मालिक वो नहीं है, इन्वेंट्री का मालिक वो नहीं है। वो हम क्या करते हैं, कंसाइनी के पास रखवाते हैं कि तुम अपने पास उसको डिस्प्ले करो, जब कोई पार्टी आए तो मुझे बताना, या एक प्राइस मैंने बता दी कि इतने में बेच देना। मुझे पैसे आप उसी सूरत दोगे जब वो चीज़ बिकेगी। मैं पैसे नहीं मांग सकता कि यार महीना हो गया तुमने पैसे नहीं दिए, तो बोला मैंने तुमसे खरीदी कब है जो मैं तुम्हें पैसे दूँ, राइट। अगर उसको मैं मार्जिन अच्छा दे देता हूँ, ठीक है, उसको मार्जिन दे देता हूँ कि विदाउट इन्वेस्टिंग तुम्हें पैसे कमा के दे रहा हूँ, तो मे बी आप अपने स्पेस का किराया कम से कम खुद भर लो। नहीं तो मैं आपको एक रेंट दे सकता हूँ कि जितना अरसा आपके पास वो पड़ी रहेंगे, मैं आपको पर यूनिट इतने पैसे दूंगा। लेकिन क्योंकि आपका भी फायदा है तो आप बोलोगे खैर है, मैं खरीद के रखता तो मेरे पैसे फंसते हैं, ये तो अच्छा है किसी और के पैसे फंसे हुए। ठीक है। अच्छा, एक इसमें होता है प्रिंसिपल एंड कमीशन। एजेंट, अगर एजेंट है बीच में, उसने दो पार्टियों के दरमियान सौदा करवाया तो बीच में वो कमीशन कमाता है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी 50 लाख की बिकी और मुझे उस पे लाख रुपए का कमीशन मिला, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 51 लाख रुपए का रेवेन्यू दिखाऊं और 50 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल दिखाऊं। जीपी बचेगा 1 लाख रुपए, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन इससे मेरा रेवेन्यू बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 51 लाख रुपए का रेवेन्यू ये मैं तब दिखा सकता हूं जब मैं गाड़ी खरीदूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास आ जाए, फिर मैं बेचूं। लेकिन अगर मैंने मैच दो पार्टियों का सौदा करवाया, जिस तरह एक स्टॉक्स ब्रोकर होता है ना, शेयर मार्केट के अंदर, वो एक पार्टी शेयर्स बेचती है, दूसरी पार्टी शेयर खरीदती है, और ये करोड़ों रुपए के सौदे होते हैं एक दिन में। हाँ, जिस तरह स्टेट एजेंट होते हैं, रियल स्टेट, वो तो चलो फिर भी कोई हफ्ते 10 दिन में एक सौदा मिल जाता होगा। स्टॉक मार्केट में तो ये डेली के करोड़ों रुपए के सौदे होते हैं, और बीच में जो ब्रोकर होता है उसकी कमीशन बन रही होती है। तो पूरे की पूरी ट्रांजेक्शन को वो कभी भी अपना रेवेन्यू शो नहीं कर सकता, वो सिर्फ कमीशन को अपना रेवेन्यू दिखा सकता है। ओके, द लास्ट पार्ट इज सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम। एक हमने देखा एट अ पॉइंट इन टाइम, कि जैसे ही वो इवेंट अकर होगा कहानी एक तरफ हो जाएगी। दूसरी है ओवर द टाइम। इसको समझने के लिए सीधी सीधी बात है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अपने दिमाग में चलाओ, बिकॉज ये IAS 11 वाला पार्ट है जो IFRS 15 में आया है। जगह किसी और की है, काम मैं कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई यहां पे पूरा रोड बनाना है और ड्रेनेज बनानी है, गैस लाइन पाइपलाइन डालनी है, फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है। कोई क्लाइंट मुझे कहता है कि प्लॉट मेरा है, इसमें मुझे बंगलो बना के दो। कोई बड़ा प्लॉट लेके कहता है कि इसमें मुझे आप स्कूल की बिल्डिंग बना के दो। काम किसी के बिहाफ पे कर रहा हूं। कैसे पता चलेगा? इसकी कुछ IFRS 15 ने कहा, अ कस्टमर साइमल्टेनियसली, वर्ड साइमल्टेनियसली का मकसद क्या होता है? बैक वक्त, एक ही टाइम पे। हाँ, द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स। अब जैसे जैसे मैं उस रोड पे काम करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं उस बंगलो पे काम करता जा रहा हूं, आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका फायदा मुझे नहीं हो रहा, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूं, साइमल्टेनियसली वो आप कंज्यूम करते जा रहे हो, या उसका बेनिफिट आपको मिलता जा रहा है साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा हो कि पहले मैं बंगलो बनाता, जमीन खरीदता, सारी कंस्ट्रक्शन करवाता और मार्केट वैल्यू पे बेचता, तो अभी तो उसका कोई कस्टमर नहीं है, ये तो मेरी इन्वेंट्री है। लेकिन अगर किसी और के प्लॉट पे मैं ये काम कर रहा हूं, तो प्लॉट की वैल्यू या जो मकान की वैल्यू है वो किसकी बढ़ रही होगी? वो कस्टमर की। मुझे तो नहीं फायदा मिलेगा उसका। दूसरा, द एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स और एनहांसेस एन एसेट that the customer controls as the asset is created or enhanced। और जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूं, कस्टमर का एसेट क्रिएट होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। एक फ्लोर डाला, दूसरा फ्लोर डाला, मार्बल लगा दी, टाइल्स लगा दी, ब्लॉक्स बना दिए, दीवारें खड़ी कर दी, काम करता जा रहा हूं,
आपका एसेट एनहांस होता जा रहा है। आपके कहने पे मशीन बना रहा हूं, मैं मशीन पे जैसे जैसे काम कर रहा हूं, आपके कहने पे गाड़ी बना रहा हूं, मैं जैसे जैसे काम करता जा रहा हूं, आपके एसेट में एनहांसमेंट होती जा रही है। ठीक है, एसेट आपका है। The entity's performance does not create an asset with an alternate use to the entity, and the entity has an enforceable right to payment for the performance completed to date. मैं कोई ऐसा एसेट नहीं बना रहा जो मैं उसको कहीं इस्तेमाल कर सकूं या बेच सकूं। ये प्योरली आपका है। बना रहा हूं, लेकिन मैं कोई अच्छी पार्टी देके या आपसे बेहतर पार्टी मिले तो उसको मैं बेच नहीं सकता। और जितना काम मैंने किया है ना, एक इन्फोर्सेबल राइट है। अगर कल को हमारा फड्डा हो जाता है, आपको काम नहीं समझ में आता, आप कह रहे हो आप डिले बहुत कर रहे हो किसी भी वजह से, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये वाजे होगा कि जितना मैंने काम किया उतने पैसे मैं आपसे लेके जाऊंगा। राइट? अच्छा, सो फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम बाय मेजरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब हम करेंगे क्या? देखें, इसमें जो पैसे मिलने की रफ्तार होगी वो मुख्तलिफ हो सकती है, और जो सर्विसेज डिस्चार्ज होने की फ्रीक्वेंसी है वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हम मेजर करते हैं कि कितना फीसद काम हो चुका है। इसका एक तरीका है कॉस्ट बेसिस, कि मैंने कैलकुलेट किया कि आपका पूरा जो ठेका है वो 3 करोड़ रुपए का है, और उस पे मैं अब तक 90 लाख रुपए स्पेंड कर चुका हूं। तो 3 करोड़ में से 90 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, इसका मकसद 30% काम कर चुका हूं। कैसे कैलकुलेट किया? कॉस्ट इनकर टू डेट, अब तक जो खर्चा कर चुका हूं, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अच्छा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट हर साल चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैंने पहले दिन सोचा था कि 3 करोड़ रुपए में होगा तो ये 3 करोड़ में ही हो। हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें हम रख सकते हैं कि अब तक जो खर्चा हो चुका है प्लस further estimated cost, right? We can recalculate, कोई इशू नहीं। तो अगर ऐसा हुआ कि हर साल मैं इसको अपडेट करता जाता हूं कि अब कितना खर्चा है और मजीद कितना खर्चा आया है, तो ये रिवाइज हो सकता है। दुरुस्त? राइट, कंडीशन में तो ये हो सकता है कि कस्टमर जो पे सामान लग रहा है, जितना भी सीमेंट्स वगैरह, वो कस्टमर का हो, माल उसका सही है। दूसरी बात हो सकती है या वो सप्लायर जो कॉन्ट्रैक्टर है वही सर्विस दे रहा है, उस सामान वगैरह हो सकता है, हो सकता है। अगर देखो, एक होता है सामान समेत लेना, एक होता है सामान उसका काम मेरा। तो जो मैं काम कर रहा हूं मैं सिर्फ उसको रेवेन्यू दिखाऊंगा, लेकिन पेमेंट का शेड्यूल अलग होता है। पेमेंट का शेड्यूल अलग होता है। मैं देखता रहूंगा कि जो टोटल ठेका है सिर्फ काम ही काम का, वो कितना है और अब तक मैं कितना काम कर चुका हूं, लेबर को मैं कितनी पेमेंट कर चुका हूं, कंसल्टेंट को कितनी पेमेंट कर चुका हूं। दूसरा होता है वर्क सर्टिफाइड बेसिस। वर्क सर्टिफाइड बेसिस में हम देखते हैं कि अब तक मैं उसको बिल्स कितने भेज चुका हूं, ठीक है, इनवॉइसिंग में उसको कितनी कर चुका हूं, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मिसाल के तौर पे हमारा सौदा तय हुआ है 4 करोड़ में,
अब तक मैं आपको 1 करोड़ रुपए बिल भेज चुका हूं, तो 25% काम हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आसान चीजें समझ लें। जब भी ऐसा सवाल आएगा, हम सबसे पहला काम करेंगे कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट है या लॉस है। ये एक बार नहीं किया जाएगा, ये हर ईयर एंड पे किया जाएगा। कैसे पता चलेगा? जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, जितने में हमारा सौदा तय हुआ है, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट इंकर्ड टू, अब तक कितना खर्चा हो चुका है, और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। अगर इस ठेके को 1.5 साल भी गुजर चुका है, मिसाल आपने पिछले साल पहली जुलाई पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो जुलाई से लेकर दिसंबर में आपने एक बार ये कैलकुलेट किया था। अब 1.5 साल के बाद दोबारा मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है, अब तक कितना खर्चा हो चुका है, मजीद कितना खर्चा होना है। मुमकिन है कि ये मुझे प्रॉफिट दे, या मुमकिन है कि गले में आ गया। अब खर्चा इतना महंगा हो चुका है, मटेरियल इतना महंगा हो चुका है, लेकिन मैं तो ठेका पहले ले चुका था। अब या तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ऑप्शन है, आप अगर कहते हो भाई सामान मेरा, काम आप करके दो। मिसाल में अक्सर बिल्डर्स पे इस बात का डाउट होता है कि यार सीमेंट हल्का लगा देगा, क्रश मिक्सचर सही नहीं करेगा, टाइल हल्की लगा देगा, और सैनिटरी फिटिंग्स बेकार कर देगा, वायरिंग कच्ची कर देगा। क्योंकि बिल्डर ऐसा करता है, जहाँ जहाँ उसको 2 रुपये बचते हैं वो बचा लेता है। आप उसको कहते हो सामान मेरा होगा, आप सिर्फ काम करोगे। ऑप्शन है, आप कर सकते हो ऐसा। नहीं, कमीशन नहीं, वो तो आपसे बाकायदा लेबर, जितना वो लेबर को देगा आपसे इतने पैसे थोड़ी चार्ज करेगा। कमीशन तब हो जब सौदा में सामने करूं कि भाई देखो आपके सामने लेबर को ये 4 लाख रुपए दिए, ठीक है, आप मुझे 4.25 लाख दे दो। ऐसा नहीं, मैंने लेबर को कितने दिए, मैं भी सारी लेबर मेरी अपनी हो, मंथली सैलरी पे हो, मैं इनसे खींच के काम करवा रहा हूं, और आपको मैंने कहा कि मुझे आप 40 लाख रुपए देना काम के, मुझे कितने का भी पड़े, मेरा नसीब है। कमीशन तब हो जब एग्जीक्यूशन आप मेरे हाथ में दे। मिसाल एक आर्किटेक्ट होता है, तो आर्किटेक्ट जब नक्शा बनाता है वो आपसे पूछता है कि खुद ही बनवाओगे या मैं बना के दूं। फिर अगर आप उसको कहते हैं सारा आप बना के दो, तो आपको एक एक सामान का बिल ला के देता है, एक एक पेमेंट का बिल ला के देता है कि कारपेंटर ने इतना लिया, कलर वाले ने इतना लिया, आपको एक एक रुपए का हिसाब वो देगा, और ऊपर से अपनी कमीशन चार्ज करेगा। फिर वो आपसे और प्रॉफिट नहीं कमा रहा, आपसे कमीशन कमा रहा है, वो एक अलग चीज है। अच्छा, अगर लॉस, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को पता है क्या कहते हैं? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। मुनासिब? अगर के प्रॉफिट में प्रॉफिट है, अगर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है, तो हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके रिकॉर्ड करते चलेंगे। क्योंकि ये तो पूरे ठेके पे अगर आपको 1.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना है, और अब तक आप 40% काम कर चुके हैं, तो आप 1.25 करोड़ का 40% प्रॉफिट अब तक रिकॉर्ड कर जाएं। जैसे जैसे काम करते जाएंगे उतना उतना प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। लेकिन पहली ही स्टेप में आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि गले में आ गया और उल्टा 24 लाख रुपए का लॉस है, और अब तक मैं कितना काम कर चुका हूं? 40%। तो मैं क्या करूंगा? 24 लाख का 100% रिकॉर्ड कर लूंगा। लॉस के ऊपर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगेगी। अगर किसी भी साल में आपको लॉस दिखा, पूरा का पूरा इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो थोड़ा थोड़ा करके खाना, अगर लॉस है तो इमीडिएटली आप पूरा का पूरा लॉस दिखा दोगे।
अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में पिछले सालों में आपने प्रॉफिट भी दिखाया ना, वो भी रिवर्स करके मजीद लॉस दिखा दोगे। मिसाल, पहले इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं 20% काम कर चुका था, तो मैंने 1 करोड़ रुपए का 20%, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया पिछले साल में। सही है। अब मुझे पता चलता है कि 20 लाख का प्रॉफिट तो गया, उल्टा 24 लाख रुपए का नुकसान है। तो दूसरे साल की जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं उसमें 44 लाख रुपए का लॉस दिखाऊंगा, क्योंकि 20 लाख का प्रॉफिट भी तो गया ना, 24 लाख का लॉस है। वो प्रॉफिट होने वाला था, उल्टा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो गया, तो वो जो 20 लाख का प्रॉफिट दिखाया वो तो गलत दिखा दिया ना। हाँ, इस साल में फिर 44 लाख का लॉस दिखा दोगे, उस प्रॉफिट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। और देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये एज एट है, ये एज एट है, ये फॉर द ईयर में नहीं बात कर रहा। बहरहाल आपने पहला ये कैलकुलेट करना है, दूसरे फेज में आपने कैलकुलेट करनी है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। उसका तरीका आपको कंपनी बता देगी कि हम कौन सा तरीका फॉलो करते हैं। एक चीज समझ लें, अगर प्रोजेक्ट अभी इनिशियल फेजेस में है और हम इसकी कंप्लीशन रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तो आप उतना ही रेवेन्यू दिखाओगे जितना कि आपने खर्चा किया है। ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना दिखाओगे? जितना खर्चा किया। ब्रेक इवन, आप प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। समझ में आ गई बात? अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेजरेबल है तो हम तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू टू डेट, या सिंपली रखते हैं कि जो चीज आप अब तक कमा चुके हैं माइनस करेंगे रिकॉर्डेड इन अर्लियर ईयर्स, ये बनेगा बाकी फॉर द ईयर। ध्यान दीजिएगा, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट से जितना भी आपको रेवेन्यू आना है उस पे आप लगाएंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अज्यूम 60% है तो ये आ जाएगा टू डेट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर साल से ज्यादा हो चुका है तो पिछले साल भी कोई रेवेन्यू आप दिखा चुके होंगे, अगर 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो पिछले 2 सालों में आप कोई रेवेन्यू दिखा चुके होंगे। आप जो अर्लियर ईयर्स में रेवेन्यू गए ना, वो यहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और इस साल क्या दिखाएंगे? सिर्फ राइट। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 जुलाई 2021 में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पिछले साल तक आप 20% काम कर चुके थे, तो करोड़ रुपए का 20%, 20 लाख रुपए का रेवेन्यू आप दिखा चुके हैं। अब तक आप 55% काम कर चुके हैं 31 दिसंबर 2021 तक या 22 तक, तो 55 लाख रुपए का रेवेन्यू आप दिखा सकते हो, लेकिन उसमें से 20 तो आप पहले दिखा चुके हो। जो रिमेनिंग रेवेन्यू होगा वो इस साल दिखाएंगे। उसके बाद आप रखेंगे प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट से जितना भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है उस पे लगाएंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मिसाल के तौर पे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे 15 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, यस सर, जैसे आपने अभी बोला कि अभी 24 लाख का अगर लॉस हुआ है तो Right. फर्स्ट ईयर में तो हमने उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया, पर नेक्स्ट ईयर है अगर प्रॉफिट होता है तो वो जो लॉस है तो उसमें दिखाया रिवर्स, जाएगा, जी 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 जी, कराया जाएगा। पर एक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है हाँ वो अगर जैसे वैल्यू कम ज़्यादा होने से बढ़ती है या ऐसे, तो Right. उसका जो इम्पैक्ट है वो तो कॉन्ट्रैक्टर पे ही आएगा ना। वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ठेके का मकसद ये था फिक्स कर लेना। मैंने आपका प्लॉट देखा, हर चीज़ ऑब्जर्व करके मैंने आपको बोल दिया कि इस पे आपने जो नक्शा बनवाया है ना, ये मैं आपको पूरा का पूरा एज इट इज चीज़ 60 लाख रुपए में बना के दे दूंगा। ठीक है, अब या नसीब
60 लाख से सस्ता बनता है, महंगा बनता है, मैं जानूँ मेरा काम। लेकिन अगर हम कंसिडरेशन को वेरिएबल रखते हैं, तो यानी आपने मुझे एक मार्जिन दिया हुआ है कि महंगाई हो गई तो हम कीमत बढ़ा देंगे, तो आपकी मेहरबानी, उसको हम अपडेट करते रहेंगे हर साल। राइट राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी देखिए दुनिया का यूनिवर्सल लॉ कभी भी नहीं हो सकता। आप और मैं जो डील करेंगे वो अलग हो सकती है, और जो मैं किसी और के साथ डील करता हूं वो अलग हो सकती है। सही, कोई यूनिवर्सल नहीं है कि हर लोग ऐसे, सारे लोग ऐसे ही करेंगे। स्पेशली जब जिस तरह गाड़ियों की बुकिंग होती थी पहले, तो जब आप एडवांस देते थे, शुरू में क्या होता था, एडवांस देने के बाद आपकी गाड़ी फिक्स हो गई। अब अगर रेट बढ़ भी गए तो आपके ऊपर नहीं लगते थे, बाद में कंपनीज के गले में आने लग गई। डॉलर रुपी बहुत जल्दी डीवैल्यू हो गया, तो कहा कि जो फुल पेमेंट करेगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी, बाकी डिफरेंस भर के देगा। लोगों ने फुल पैसे देना शुरू कर दिए। अब कंपनीज की हालत ऐसी है, बोले फुल पैसे दोगे तो भी फिक्स नहीं करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या चेंज हो रहा है, अब ये टर्म्स चेंज कर रही है कंपनीज। सुजुकी तो एडवांस लेती ही नहीं है, बोलती पूरे पैसे दो। बाकी कंपनी कहती है 10 लाख 12 लाख 15 लाख देके गाड़ी बुक करवा लो, बाकी पैसे डिलीवरी पे देना। सुजुकी कहती है किस चीज के पैसे, एडवांस में दो सारे, गाड़ी बुक ही बाद में होगी, मिलेगी 6-8 महीने के बाद, लेकिन पैसे सारे अभी दो। सही। प्रॉफिट मिसाल 15 लाख का 55%, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लेंगे, माइनस पिछले साल भी आप उसका 20% रिकॉर्ड कर चुके थे, तो इस साल आप ये वाला प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। राइट। और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं, ये बेसिकली बनेगा बैलेंसिंग फिगर। रेवेन्यू अब तक जितना आपने रिकॉर्ड किया इस साल, माइनस प्रॉफिट जितना रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ध्यान दें मैंने कॉस्ट नहीं बोला। रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो कॉस्ट है। हाँ, एक इसमें हमने बात कही कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस है तो क्या करेंगे, %100 लॉस को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देंगे। अगर के अर्ली स्टेज में है, यानी हम अनसर्टेन है, हम नहीं बता सकते कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो क्या करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, अकाउंटिंग में नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एग्जामिनर को ब्रेक इवन नहीं बोलना, आपको समझाने के लिए नोट्स में बता रहा हूं कि जितना खर्चा किया है उतना ही रेवेन्यू दिखाना, कोई प्रॉफिट ना दिखाना, कोई लॉस ना दिखाना। ये तब जब कॉन्ट्रैक्ट अभी अर्ली स्टेजेस में है। पैसे का मसला नहीं है, पैसे पहले मिले बाद में मिले, एडवांस में दे दिया, वो इशू नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जितना खर्चा मैं कर चुका हूं ना, वो मैं आपसे रीइंबर्स जरूर करवा सकता हूं। टोटल जितना भी मैंने खर्चा किया है ना, वो तो मैं आपसे क्लेम करके कर सकता हूं, क्योंकि आप ही की चीज पे खर्चा किया है मैंने। पिछले साल का जो रिकॉर्ड हो चुका है वो माइनस करके बाकी रेवेन्यू दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जाएगा प्रॉफिट लॉस में, बाकी चीजें जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज इतना सिर्फ समझ लें। और इसका जो हैंड रिटन है, मैं एक लेक्चर के दौरान रिकॉर्ड किया था, वो मैंने आपको भेज दिया है, फाइन। तो मैं उसी को यूज़ करते हुए कल आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक हो गया। चले, बेस्ट ऑफ लक।